हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको अपना यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 में। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से JCRT की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की विज्ञान से लेकर आया हूँ। पहला पाठ भोजन से संबंधित। इसमें हम लोग देखेंगे कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, भोजन कितने प्रकार के होते हैं और भोजन हमें कहाँ से मिलता है और भोजन से हमें क्या हानि है, क्या लाभ है, किस तरह का भोजन करने से क्या बीमारी होती है, उन सब के बारे में विस्तृत से जानेंगे। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से, कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट सामने निकल के आया है, शाकाहारी। देखेंगे हम लोग शाकाहारी कौन होते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधों एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। उसी प्रकार मांसाहारी, ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो हाँ, इसमें देखिए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो शाकाहारी वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं। अब मांसाहारी, ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। उसी प्रकार सर्वाहारी, जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। विभिन्न राज्यों के भोजनों एवं विविधता है, पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत में किस तरह का खाना प्रसिद्ध है? डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार गुजरात का ढोकला, वहीं झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। क्या है झारखंड में प्रसिद्ध? धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। अब देखते हैं भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्या भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं? स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं, जिन्हें पोषक कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए पोषक किसे कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? तो भोजन की विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। अब देखते हैं मुख्य पोषक तत्व। क्या मुख्य पोषक तत्व? हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन तथा खनिज लवण ये पोषक तत्वों के मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है? भोजन एवं रुक्षांश और जल। अब देखते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व। यहाँ देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 पोषक तत्व भोजन के हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक है। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा भोजन में किस प्रकार का कौन कौन मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 1 में देखते हैं हम लोग। आलू के टुकड़े, आयोडीन का घोल। हम लोग ले लेते हैं आलू के टुकड़े और आयोडीन का घोल। अब क्रियाविधि को देखते हैं। एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े ले लीजिए। अब इसमें तनु आयोडीन घोल। एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े, अब उसमें तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालिए। अब देखिए इसमें है कि तनु आयोडीन घोल। अब तनु आयोडीन घोल का मतलब होता है थोड़ा सा आयोडीन का घोल। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। अब इसमें देखिए क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। यहाँ स्टूडेंट, जब हम लोग आलू का टुकड़ा और उसमें कुछ आयोडीन घोल मिला देते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। अब वो जो रंग परिवर्तन होता है वो किसको दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप, जो कि मंड कहते हैं। मंड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, उसको दर्शाता है। अगर उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है तो समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का ही कुछ अंश है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब घरेलू परीक्षण देखते हैं। घरेलू परीक्षण में पके हुए चावल के माड़ में यदि आप आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं घर में जो खाना बनाने के बाद जो उसका पानी को निकाला जाता है उसमें थोड़ा सा आयोडीन छिड़क देंगे तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा, जो रंग है वो बदल जाएगा। तो समझ लेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग परीक्षण करते हैं प्रोटीन का। पहले हम लोग किए किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब करते हैं प्रोटीन का। देखते हैं कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कि इसमें प्रोटीन है। दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इन सब का घोल एक परखनली पे हम लोग जमा करेंगे। अब देखिए एक परखनली में दाल का चूर्ण डालिए,
जैसे ये परखनली है, इसमें दाल का चूर्ण डाल दीजिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें, कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें, कॉपर सल्फेट के 2 बूंद और कास्टिक सोडा के 10 बूंद इसमें मिला देते हैं। और मिलाने के बाद इस परखनली को अच्छी तरह से हिला देते हैं। अब देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम लोग इसको मिला के अच्छी तरह से हिला देते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। वो किस तरह का रंग हो जाएगा? बैंगनी। किस तरह का हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस पे प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। अब हम लोग देखते हैं वसा का परीक्षण। किसका? वसा का परीक्षण। मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज़, मूंगफली के दाने के टुकड़ों के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। अब क्रियाविधि: एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से दबाइए। कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है? लिखिए। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो उस कागज़ पे तेल का धब्बा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल का धब्बा, तेल लगा हुआ जैसे दिखाई देगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें वसा है। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश एवं जल की आवश्यकता होती है। किसकी? जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियाँ आदि। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब देखेंगे हम लोग कि हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों है, या फिर हम लोग जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो वो क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो उसको समझिए कि जल हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने, बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम दूध, चाय आदि के रूप में लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत हैं। अब हम लोग जल का परीक्षण करते हैं कि जल कहाँ कहाँ पे मिलता है। एक टमाटर को लेकर उसके छोटे टुकड़ों में काटिए। अपने हाथ में एक टमाटर लीजिए, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या आपके हाथ गीले होते हैं। जैसे कि आप हाथ में काटिए तो आपका हाथ भीगता है कि नहीं भीगता है, वो चीज़ को इसमें कह रहा है कि देखिए आपके हाथ गीले होते हैं या नहीं। उसके बाद आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिसको काटने से, छीलने से या मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसे फलों और सब्जियों का आप सूची बनाइए। इस प्रकार से करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग का हाथ भींगा हुआ है। तो इस परीक्षण के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में
जल की मात्रा है। और इस तरह से हम लोग अपना पोषक तत्व की उपस्थिति की जांच घर में ही रहकर घरेलू उपाय द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए, आइए निम्नलिखित सारणी से इसे जानने का प्रयास करें। विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण: कच्चा आलू, मंड, दाल, प्रोटीन, मूंगफली, वसा। उसी प्रकार सेब का टुकड़ा, उबला अंडा, सरगुजा अरंडी, महुआ, सरसों के बीज में क्या मिलता है वो चीज़ आप अपने घर से कर सकते हैं। अपना नोटबुक पे आप लोग कीजिए। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मंड, जो कि हमारे शरीर को आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को विटामिन की तथा खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आगे, पोषक तत्व एवं उनके कार्य। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायता करता है। जैसे प्रोटीन हमारे शरीर में टूटा फूटा कहीं चोट लग जाते हैं, उसका दाग रहता है, तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ठीक होते जाता है, नॉर्मल होते जाता है, तो वो प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन जो है वो टूटे फूटे को ही ठीक करता है। उसी प्रकार विटामिन एवं खनिज लवण। क्या? विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रहने में सहायता करता है, रोग से लड़ने में सहायता करता है। अब रुक्षांश रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। उसी प्रकार जल पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। आइए इन पोषक स्रोतों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम लोग इन जो पोषक तत्व हैं उनका पहचान करते हैं। अब देखते हैं हम लोग विटामिन के प्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन के प्रकार, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा विटामिन का क्या काम है, किस प्रकार से वो हमारी सहायता करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे विटामिन का प्रकार में। और कौन सा विटामिन किस रोग से हमें लड़ने में मदद करती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। अब विटामिन ए का क्या काम है? त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। जैसे कि त्वचा एवं आँख, जैसे आँख में जो भी बीमारी उत्पन्न होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो आँख को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता है। जैसे विटामिन ए से हमें कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है? दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी। अब रतौंधी क्या है? जैसे कि दिन में दिखाई देगा पर जैसे ही रात होगा हमें दिखाई नहीं देता है, वो होता है रतौंधी। अब देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का क्या कार्य है? हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखना। अब विटामिन B1 से किस प्रकार का बीमारी होता है? बेरी एक प्रकार का बीमारी है जो कि विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में होता है। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी।
कौन सी? स्कर्वी। स्कर्वी भी एक प्रकार का रोग है जो कि हमारे शरीर में होता है। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से हमें किस प्रकार का लाभ मिलता है? हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। हमारे दांत, हड्डी, इन सब के लिए विटामिन डी हमें बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विटामिन डी की कमी से किस प्रकार का बीमारी होता है? रिकेटस। क्या बीमारी? रिकेटस। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है और इससे कौन सा बीमारी होता है? त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। अब देखते हैं विटामिन के। रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। जैसे कि यहाँ इस चित्र में आप सभी देख रहे हैं, दूध, मछली, टमाटर, सेव, अमरूद, मक्खन, अंडा, मछली, ये सब सभी पोषक तत्वों के घटक हैं। इन सब से हमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलती है। अब हम लोग देखेंगे संतुलित आहार। क्या देखेंगे? संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इसमें देखिए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मतलब वैसे आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, वैसे आहार संतुलित आहार कहलाता है। देखिए, आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है? क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं? इनके विषय में आप खुद चर्चा कर सकते हैं। आइए अब एक भोजन पिरामिड बनाते हैं। अब बताइए हम क्या क्या खाते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये भोजन पिरामिड है। अब इसमें भरपूर पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ सामग्री है। अब इसमें आप लोग देखिए कि आप लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्रियों की सूची बनाई है। अब देखिए इसमें कौन कौन से रंग हैं। अब जिस प्रकार से रंग हैं, इन्हीं से मिलता जुलता खाद्य सामग्रियों की सूची बनाई है। सूची इस प्रकार से देख लीजिए। यह है केसरिया। केसरिया जो रंग है, ये टमाटर, ये मिलता जुलता है। गाजर, सेब, ये सभी मिलता जुलता है। अब ये हो गया सफ़ेद। अब सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री चावल, दूध, आलू, अंडा। अब इसमें देखिए हरे रंग की खाद्य सामग्री, इसमें है मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए।
ये संतुलित आहार हैं जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। जैसे बता दें कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता है। अब देखते हैं पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियां देखते हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं कि पोषक तत्व विनष्ट की ओर जा रहा है। अब फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, ये सब मार्केट में ज़्यादा आ गया है, तो वो सबको उस सबसे सावधानी बरतनी है। हमें जितना हो सके पोषक तत्व ही ग्रहण करना है। जैसे छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। क्या कह रहा है? कुछ भी सब्जी काटने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। देखिए, अब आप बताइए, आपको बताना है भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? अब इसको आप बताएंगे कि क्यों हमें अपने सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। अब देखते हैं फास्ट फूड और जंक फूड में अंतर क्या है। आजकल मेले, बाज़ार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं? आइए देखें कितना नमक है फास्ट फूड में। इसमें चित्र दिखाया गया है, ये है चाउमीन, जो कि बाज़ार में, मेला में अधिकतर देखने को मिलता है। अब चाउमीन में रहता है 1.7 ग्राम नमक की मात्रा। ये है ब्रेड चॉप, जो कि आप सभी ने खाया होगा। अब इसमें रहता है 0.5 ग्राम नमक। इसमें देखिए है पिज़्ज़ा, इसमें 1 से लेकर 1.20 ग्राम। अब नेक्स्ट है पाव भाजी। पाव भाजी 0.6 ग्राम। बर्गर में 1 ग्राम नमक रहता है। अब देखिए इतना नमक का मात्रा हम लोग लेते हैं बाहर में अगर कुछ खाते हैं फास्ट फूड तो। और मैं बता दूं आप सबको कि अधिक नमक के सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। इसीलिए हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी है घर का खाना, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार ही करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें खनिज लवण के स्रोत। किसका? सबसे पहले देखते हैं आयोडीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है। पहला मछली, दूसरा केकड़ा, तीसरा आयोडाइज नमक, अदरक और समुद्री उत्पाद। इन सभी चीज़ों में आयोडीन के मात्रा होते हैं। अब देखते हैं फास्फोरस के स्रोत। किसके? फास्फोरस। देखते हैं केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। लौह के स्रोत पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत,
इसमें लौह की मात्रा अधिक पाया जाता है। अब देखिए कैल्शियम, दूध, अंडा, मूली, शलगम, केला। हाँ, इसमें बता दो कि केला में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस चित्र के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। पहला है आयोडीन, इसमें मछली, केकड़ा, अदरक, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर आयोडीन। अब ये है फास्फोरस, ये क्या है फास्फोरस। केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। उसी प्रकार यहाँ देखिए सी में पालक, लौह के स्रोत जो हैं पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। अब यहाँ देखिए कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा। अब बताइए आजकल बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कारण बताइए। अब इसमें देखिए जो केला, कच्चा केला तोड़ा जाता है, कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसको 1 दिन में ही पक जाता है। अब उसमें क्या केमिकल मिलाया जाता है? कार्बाइड, जो कि कच्चा फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं झारखंड का JCERT, तो इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य एवं उसके औषधीय उपयोग वाले पौधों की सूची बनाएं। आप सभी अपने अगल बगल बाज़ार, हाट जहाँ भी देखते हैं सब्जियों के पोषक मूल्य की आप सूची बनाइए। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है। अब बताइए यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? आप जान गए हैं कि हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। तो अब आप सोचिए और आप बताइए कि अगर इस प्रकार का पौष्टिक आहार या फिर संतुलित आहार हमें नहीं मिले तो हमें क्या होगा? अब देखते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या है और किस तरह से होता है और किसकी कमी से होता है, उसे देखेंगे हम लोग। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग को रखने के लिए हमें अच्छा खाना, पोषक तत्व खाना अति आवश्यक है। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता अनुसार नहीं मिलती है तो वो कुपोषण कहलाती है। अब हमें कुपोषण हो जाता है। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं ये कुपोषण के शिकार हुए हैं, इनको अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं मिला है और ये कुपोषण हो गया है। अब हम लोग देखते हैं सूखा रोग। क्या? सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। तो सूखा रोग में क्या होता है?
शरीर दुबला पतला हो जाता है और हड्डियां दिखाई देने लगती है। क्या होता है? हड्डियां दिखाई देने लगती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब हमारे शरीर में कम भोजन मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं मिलती है, तो हमें सूखा रोग हो जाता है। अब देखते हैं क्वाशीओरकर रोग। क्या है? क्वाशीओरकर रोग। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। वो क्या रोग कहलाता है? क्वाशीओरकर रोग। यह एक प्रकार का रोग है जो कि बच्चे के शरीर को विकास करने में बाधा डालती है। उसका पेट निकल जाता है, वो दुबला पतला रहता है, शरीर से दुबला पतला, लेकिन पेट निकल जाता है। अब देखते हैं रतौंधी। क्या? रतौंधी। हम लोग पहले देखे हैं कि रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, जिस बीमारी में हमें रात में कम दिखाई देने लगता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग रतौंधी रोग कहते हैं। अब देखते हैं घेंघा रोग। जैसे चित्र में देख रहे हैं कि घेंघा रोग अगर किसी को होता है तो किस प्रकार से उसका गला हो जाता है। उसका गला फूल जाता है और घेंघा रोग हमें किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। एनीमिया। एनीमिया भी एक प्रकार का रोग है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से होता है और किसके कमी से होता है। हमारे शरीर में जब लौह तत्व की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, और वही कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जब शरीर कमज़ोर होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो हमें अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है और उसी में हम लोग को एनीमिया हो जाता है। अब देखते हैं दांत का रोग, दंत क्षय जिसे कहते हैं, जैसे कि दांत का सड़ना। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये दांत का बीमारी को दर्शाया गया है। अब दांत की बीमारी किसके कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। हड्डियां एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं पोषक तत्वों की अधिकता। अब हमें पोषक तत्वों की अधिकता जब हो जाती है तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे अभी के पहले वीडियो में पहले हम लोग देखे कि पोषक तत्वों की कमी से हमें किस प्रकार का रोग होता है, क्या हानि होती है हमारे शरीर में। लेकिन वही पोषक तत्वों की अधिकता जब हमारे शरीर में हो जाती है तो भी हमें बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही उसका सेवन करना चाहिए और हमें सेवन करना है। अब देखते हैं हम लोग, जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत ही अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बन जाती है और यह समस्त बीमारियों का जड़ है। अब देखते हैं हम लोग दूषित भोजन। क्या है दूषित भोजन? क्या देखेंगे? दूषित भोजन। इस चित्र में आप देख रहे हैं दूषित भोजन को दर्शाया गया है।
इस चित्र को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या है दूषित भोजन। दूषित भोजन के कारण एवं उनसे बचने के उपाय। बाज़ार की खुली भोज्य सामग्रियां क्यों नहीं खानी चाहिए, यह आप बताइए। बाज़ार में जो खुली सामग्री मिलती है उनको क्यों नहीं खाना चाहिए। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जलेबी आदि पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी होंगी। जैसे कि आप लोग कभी बाज़ार जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो ठेला में आप लोग देखे होंगे कि मक्खियाँ कितने प्रकार की आते हैं, बैठते हैं। तो आप बताइए कि वो सब सामान हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती हैं और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। अब देखिए इसमें हमें खुली सामान को क्यों नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत तरह की मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खियाँ बाहर में इधर उधर से अपने साथ गंदगी लेके आती हैं, वही सामान में बैठती है। तो क्या हमें उस सामान को खाना चाहिए, ये आप बताएंगे, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब देखते हैं इस पाठ में हम लोग क्या सीखे, उसको देखते हैं। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। और अगर अच्छा लगा है तो अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार का आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारे द्वारा अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो स्टूडेंट, हम लोग अगला वीडियो में इसका प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।